हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर 12:02। रिया क्या आज गिरफ्तार हो सकती है? भाई शोविक अंदर। अब क्या रिया का नंबर? भाई शोविक को ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया गया है। धारा लगी 20B, 28 और 29 एनडीपीएस एक्ट की। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, एबीपी न्यूज को देख रहे हैं, उनको बस ये बता देना चाहती हूं कि सीबीआई नहीं, एनसीबी इस वक्त रिया चक्रवर्ती को अपनी बिल्डिंग, एक्सचेंज बिल्डिंग के तीसरे माले पर लेकर पहुंची है। 20 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। आपको सबसे पहले एबीपी न्यूज ने उन तमाम मैसेजेस के आदान प्रदान का सच बताया था। पूरा काला चिट्ठा रिया चक्रवर्ती, उसके भाई शोविक चक्रवर्ती और दीपेश और वो तमाम ड्रग पेडलर्स के बीच में जो भी बातचीत होती रही, जो भी चैट्स एक्सचेंज होते रहे, वो सब आप तक पहुंचाए। और आज कड़ी पहुंची है उस कंक्लूजन तक जहां रिया घर से निकली, एनसीबी के दफ्तर पहुंची, सवालों की लिस्ट जहां पर तैयार तीसरे माले पर। और अब बड़ा सवाल, जो आखिरी तस्वीर, क्या आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है? ये रिया इस वक्त आपको नजर आ रही है जब वो एनसीबी के दफ्तर पहुंची थी। एनसीबी के दफ्तर पहुंचने से पहले मीडिया कर्मियों के बीच घिरी हुई रिया चक्रवर्ती आपको नजर आ रही है। इसी चीज से लगातार वो बचना चाह रही थी और यही वजह है कि हर बार पूछताछ के बाद, और ये डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जब पूछताछ होती थी तब फौरन पहुंचती थी सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। लेकिन आज इन्हें एनसीबी ऑफिस पहुंचना था। ड्रग्स केस में आज एनसीबी पूछताछ करने वाली है क्योंकि भाई शोविक की चैट्स और उसके बाद भाई शोविक का रिया चक्रवर्ती अपनी बहन का नाम लेना बहुत चीजों को जोड़ता है। कड़ी एकदम मजबूती के साथ दूसरी कड़ी या अगली कड़ी से जोड़ता है कि क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स कंज्यूम कर रही थी, क्या रिया चक्रवर्ती उन तमाम सब्सटेंसेस का इस्तेमाल और सेवन कर रही थी जो इस देश में बैन है। और आज इन्हीं सारी चीजों को लेकर पूछताछ। मनोज मेरे सहयोगी, अजय मेरे सहयोगी और अंकित मेरे सहयोगी, तीनों लगातार डे 1 से वहां जहां जहां एक्शन होता है ग्राउंड जीरो पर मौजूद होते हैं। मनोज, मैं आपसे जानना चाहती हूं, आज किसी के मन में अगर कोई सवाल होगा तो वो ये कि क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अभी इस बात को कह देना कि रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो सकती है बहुत ज्यादा जल्दबाजी रहेगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अभी यहां पर पहुंची हैं। अभी एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं जैसे केपीएस मल्होत्रा हैं और समीर वानखेड़े हैं, वो अभी नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर। समीर वानखेड़े अभी अभी दीपेश सावंत को लेकर कोर्ट में गए हैं, वहां पर उसकी रिमांड की मांग करेंगे और उसके बाद उसको वापस यहाँ पर लेकर के आएंगे अगर रिमांड मिल जाती है तो। उसके बाद हालांकि जो महिला अधिकारियों की टीम है वो ऊपर मौजूद है बाकायदा। वो रिया चक्रवर्ती के आने से पहले ही जो एनसीबी की महिला अधिकारी है वो यहाँ पर पहले से ही पहुंच गई थी। जैसा कि मैंने दर्शकों को पहले भी बताया था कि बाकायदा उनका रजिस्टर में जो टाइम है वो नोट किया गया है कि किस टाइम रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंची है। उसके बाद बाकायदा उनके साइन करवाए गए हैं और उनको उस कमरे में बैठा दिया गया है जिस कमरे के अंदर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होनी है। महिला अधिकारी अभी वहां पर मौजूद हैं और इंतजार किया जा रहा है केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े का, वो वहां पर पहुंचेंगे पूरी केस डायरी लेकर। और जो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है जो लगातार एबीपी न्यूज भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है, उनमें से वो सवाल तमाम पूछे जाएंगे कि आखिरकार क्या रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, क्या सुशांत को ड्रग्स दिए जाते थे। जिस तरीके से अभी हमने थोड़ी देर पहले खुलासा किया था, 20 सवालों की अभी 12:06 हो रहे हैं। चलिए लगभग मान लीजिए 12 बज रहे हैं। कितनी लंबी ये पूछताछ हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए रूबिका, पूछताछ काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि सवाल जो है काफी लंबे सवाल हैं और जो सिर्फ सवाल जो बनाए गए हैं वो आपको बता दूं कि शोविक के बयान के आधार पर, इसके अलावा जो मिरांडा है उसके बयान के आधार पर और दीपेश सावंत को जो अब गिरफ्तार किया गया है उसके बयान के आधार पर सवालों को तैयार किया गया है। जिस तरीके से शोविक ने बयान दिया कि रिया चक्रवर्ती। हाँ, मुझे एक चीज बता दीजिए, आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों ऑफिसर्स जो पूछताछ करेंगे वो अभी ईडी के, माफ कीजिएगा, एनसीबी के दफ्तर नहीं पहुंचे, दे ऑन द वे।
समीर वानखेड़े जो है एनसीबी के दफ्तर में मौजूद थे, लेकिन क्योंकि दीपेश सावंत को पेश करना था तो खुद समीर वानखेड़े दीपेश सावंत को लेकर के कोर्ट में गए हैं। और जो केपीएस मल्होत्रा है वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। जो महिला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। तो जब कोर्ट से दीपेश सावंत को लेकर के आ जाएंगे रिमांड पर, और उसको रिमांड की जब मांग करेंगे और अगर रिमांड मिल जाती है तो कुल मिलाकर मनोज अभी तक पूछताछ शुरू नहीं हुई है, लेकिन तीसरी मंजिल पर पहुंच चुकी है रिया चक्रवर्ती, क्योंकि दोनों ऑफिसर जिनको पूछताछ करनी है उनमें से एक तो कोर्ट पहुंचे हैं और दूसरा अभी पहुंच नहीं पाए। और ये देखिए लंबी चौड़ी फौज इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही थी। ये तमाम हमारे रिपोर्टर्स हैं जो आपको पल पल की अपडेट पहुंचाने वाले हैं। फिर बता रही हूं, कोई झूठ नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। जो खबर इस वक्त हो रही है, जो एक्शन इस वक्त हो रहा है, एबीपी न्यूज बहुत जिम्मेदारी के साथ उसी एक्शन को, उसी खबर को आप तक पहुंचाएगा। वो लिस्ट 20 सवालों की हमारे पास तैयार है, लेकिन अंकित भी मौजूद है। अंकित, आपने तो पूरा फॉलो किया था। जिस चीज से लगातार रिया चक्रवर्ती बच रही थी कि सवालों से मुझे घेरा ना जाए, और सवाल किसके? मीडिया कर्मियों के। आज उन्हीं मीडिया कर्मियों के बीच से होती हुई उस जगह पहुंची है जहां दोबारा उनसे 20 सवाल पूछे जाने वाले हैं। रूबिका, 20 सवाल तो हम दिखा ही रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए सवालों का सिलसिला यहां पर नहीं रुकेगा। इससे और ज्यादा जो उनके जवाबों के आधार पर सवाल तैयार होंगे वो भी पूछे जाएंगे, और रिया को यह बखूबी पता है। और जिस बात का आपने जिक्र किया ना, रिया चक्रवर्ती ये चाह रही थी कि उनको सुरक्षा दी जाए, वो सवालों से बची रहे, तो वो तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हालांकि एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, लिहाजा जबरदस्ती हम जो है, जैसे हमने ये भी देखा रास्ते में कई लोगों ने जबरदस्ती उनकी जो है कार से उनसे सवाल पूछने की कोशिश की है। एबीपी न्यूज वो भी नहीं करता है, सवाल पूछना चाहता है लेकिन एक जिम्मेदारी के साथ में। लिहाजा एबीपी न्यूज लगातार रिया से जो कोशिश कर रहा था कि वो हमारे सवालों को रिया के जो वकील है सतीश मानिशिंदे, उन्होंने वो बकायदा मैसेज करके और क्लैरिटी बता रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। वो कह रहे हैं रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी के लिए तैयार है, ये तो विछंट हो रहा है और उस चीज के लिए विछंट हो रहा है जो उन्होंने की नहीं। फिर उसके बाद एक डायलॉग आता है, सतीश मानिशिंदे ने लिखा है, वो कह रहे हैं इफ लविंग समवन इज अ क्राइम शी विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लव। ये ऐसा लग रहा है कोई फिल्मी डायलॉग है कि अगर प्यार करना गुनाह है, अपराध है, तो फिर मैं अपराधी हूं। फिर वो लिख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने एंटिसिपेटरी बेल के लिए किसी भी केस में, जो खासकर मुंबई पुलिस, माफ कीजिएगा पहले बिहार पुलिस के पास थी, अब सीबीआई, ईडी और एनसीबी के पास है, उसे लेकर उन्होंने कोर्ट का रुख नहीं किया है। यानी रिया चक्रवर्ती के वकील, रिया चक्रवर्ती का परिवार ये अच्छे से जानता है कि वो बुरी तरह फंस गई हैं। अब निश्चित तौर पर रूबिका, और ये जो जिस तरीके का बयान आया ना, एंटीसिपेटरी बेल हमने कहीं नहीं फाइल की है, उसकी वजह क्या है? कानूनी तौर पर यह बताना जरूरी है कि उसकी वजह साफ तौर पर यह है कि एक तो पहली चीज, रिया को खुद और उनके वकील को पता था कि वो फंसेंगी और उनको जो है हिरासत में लिया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है। इस वजह से अगर एंटीसिपेटरी बेल वो फाइल भी करते तो उनकी रिजेक्ट हो जाती तो उनका जो है एक कंडक्ट के ऊपर सवाल उठता कि देखिए ये तो पहले ही कोर्ट पहुंचने लगे थे, अब नहीं फाइल की, उसका क्या उनको फायदा मिल सकता है? ये मैं आगे की बात बता रहा हूं। वो उनको फायदा ये मिल सकता है कि जब मान लीजिए कि एक बार एनसीबी की पूछताछ पूरी होती है, पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है और गेट पर खड़ा किया जा रहा है कि जिससे कि कोई अंदर ना जा पाए, कोई अंदर ना जा पाए, कोई बाहर ना जा पाए। अंकित वो तस्वीर दोबारा दिखाइए। अंकित कोई तस्वीर दिखाए। हाँ अंकित आप बताइए, आप दिखाइए। ये जो महिला पुलिसकर्मियों को गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया है, अमूमन इससे पहले ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन रूबिका, जिसमें कानूनी पहलू की बात कर रहा था ना, वो कानूनी पहलू ये है कि अगर जब एक बार रिया को हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है और उसके बाद में जब पूछताछ पूरी हो जाती है, उनको न्यायिक हिरासत में भेजने की बारी आती है, तो फिर बेल जब लगाएंगे, वो अदालत में जमानत याचिका लगाएंगे, तो ये कहेंगे कि देखिए हम तो पूरा कॉपरेट कर रहे थे, हम तो भाग ही नहीं रहे थे, हमने अग्रिम जमानत याचिका भी नहीं लगाई थी, लिहाजा इस आधार पर हमको जमानत दे दी जाए। तो ये आज की सोच नहीं है, ये आगे किस तरीके से तैयारी करनी है उसके लिए ये चीजें तैयार की गई थी। और अब ये बताया जा रहा है कि देखिए हम तो भाग नहीं रहे हैं, हमने अग्रिम जमानत याचिका नहीं लगाई। तो अगर ये कहा जाए कि ये उनकी कानूनी रणनीति है तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन फिलहाल पेश ऐसे किया जा रहा है जैसे
जैसे कि एक इमोशनल कार्ड कि प्यार करना गुनाह है तो हाँ मैं अपराधी हूँ, इस तरीके का इमोशनल कार्ड। अंकित, एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हुई है ये जानते हुए कि एंटिसिपेटरी बेल लेने की कोशिश की तो मिलेगी नहीं। अब ये तमाम वो सवाल हम चाहते हैं रिया से जो आज पूछे जाने वाले हैं आप तक पहुंचा दे। ये हमारे पास लिस्ट है, प्रोबेबल सवाल उनसे पूछे जा सकते हैं। मनोज कुछ जानकारी दे रहे हैं, उसके बाद इन सवालों से आपको रूबरू करवाऊंगी। मनोज, क्या बताना चाह रहे हैं आप? रूबी का एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। एक जो हमारे सूत्र हैं उनसे हमारी बातचीत हुई और हमने उनसे पूछा कि क्या आज रिया को गिरफ्तार किया जाएगा, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि वो डिपेंड करता है क्रॉस एग्जामिनेशन पर। क्रॉस एग्जामिनेशन में अगर एनसीबी की टीम को लगता है कि रिया को गिरफ्तार करना चाहिए तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और उसके अलावा उनका कहना है कि अभी कोई डिसीजन गिरफ्तारी का नहीं लिया गया है और इसके अलावा जो इंटेरोगेशन होगी उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि रिया को गिरफ्तार करना है या फिर नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस वक्त एबीपी न्यूज आपको बता रहा है वो ये कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन पर डिपेंड करता है। जितने जो आरोपी अंदर मौजूद हैं उनसे पूछताछ की जाएगी और उनसे पूछताछ के बाद अगर एनसीबी की टीम को लगेगा कि रिया को गिरफ्तार करना है तभी रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा। मनोज, अब ये बताइए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए रिया चक्रवर्ती को किन किन के सामने बिठाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले रिया चक्रवर्ती को शौविक चक्रवर्ती जो उनके भाई हैं उसके सामने बैठाया जाएगा, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती ने अपने इंटेरोगेशन में ये बात साफ की है कि रिया चक्रवर्ती उससे ड्रग्स मंगवाती थी। इतना ही नहीं, शौविक ने यह भी बताया कि जो पैसा था वो रिया सुशांत के अकाउंट से निकाल कर देती थी। इसके अलावा यही बात मिरांडा ने भी कही है। और एक बात और जो हमने कल अपने दर्शकों को बताई थी कि तीनों सुशांत, रिया और शौविक एक साथ बैठकर ड्रग्स लेते थे, ये बात भी साफ हुई है। ये भी हमारे सूत्रों ने जानकारी दी थी। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया गया है, उसको भी एनसीबी रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी और उसको भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। और हो सकता है कि मनोज जी बिल्कुल, दीपेश सावंत को कोर्ट में पेश किया गया है और एनसीबी के जो सीनियर अधिकारी हैं समीर, वो खुद वहां पर पहुंचे हैं और रिमांड की जो है वो मांग की जाएगी। और रिमांड की मांग करने के बाद अगर रिमांड मिल जाती है तो दीपेश सावंत को भी यहां पर लाया जाएगा और एक एक करके बारी बारी से मनोज, इन केस अगर रिमांड नहीं मिलती है कोर्ट की तरफ से दीपेश सावंत को एनसीबी की, तो फिर क्या होगा? उसके बाद ये क्रॉस एग्जामिनेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? जी देखिए, अगर रिमांड नहीं मिलती है तो भी उसके बावजूद पूछताछ के लिए तो दीपेश सावंत को रोका जा सकता है। उसके बाद भी पूछताछ दीपेश सावंत से की जा सकती है। अगर रिमांड नहीं मिलती है तो दीपेश सावंत हो सकता है कि अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाए, जैसा कि पहले भी इस मामले में यह हुआ है कि जो पहले वाले आरोपी थे, यानी कि मैं अब्बास की बात कर रहा हूं, करण की बात कर रहा हूं, उनकी सेम डे बेल हो गई थी। बेल होने के बावजूद भी उनको पूछताछ के लिए लगातार बुलाया गया है। तो अगर ऐसा उनको लगेगा कि दीपेश सावंत की बेल हो जाती है तो फिर दीपेश सावंत को भी पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि रिया को बिठाया जाएगा, दोनों भाई बहन को आमने सामने बिठाया जाएगा एनसीपी अधिकारियों की तरफ से। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर ये दीपेश सावंत को बिठाया जाएगा। और किसी के साथ आमने सामने ये सवाल जवाब हो सकते हैं? जी दूसरे नंबर पर मिरांडा होगा। मिरांडा इस वजह से होगा क्योंकि शोभित मिरांडा के जरिए जो है ड्रग्स मंगवाता था, ये बात भी इन्वेस्टिगेशन में साफ हो गई है। तो दूसरे नंबर पर मिरांडा होगा और तीसरे नंबर पर होगा दीपेश सावंत। तो पहले नंबर पर होगा शोभिक, दूसरे नंबर पर मिरांडा और तीसरे नंबर पर होगा दीपेश सावंत। तो पहले शोभिक के सामने आमने सामने बैठा। मनोज, एक और चीज मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक इस वक्त एबीपी न्यूज देख रहे हैं उनको क्लैरिटी हो जाए कि आज ये तीसरे माले पर जो रिया चक्रवर्ती पहुंची है वहां होने क्या वाला है। आपने कहा वो ऊपर पहुंच चुकी है, तीसरे माले पर इंतजार कर रही है, लेकिन अभी जो दोनों पुलिस अधिकारी हैं, एक तो समीर हैं जो पहुंचे हैं वहां कोर्ट बेल लेने के लिए, माफ कीजिएगा इसकी रिमांड लेने के लिए दीपेश सावंत की, वो वहां पहुंचेंगे। एक और अधिकारी वहां पहुंचेंगे। 2 पुलिस अधिकारी पहले 20 सवालों की बौछार करेंगे रिया चक्रवर्ती पर, उसके बाद आमने सामने बिठाया जाएगा। मैं चाहती हूं आप सिलसिलेवार तरीके से बता दें कि अभी होने क्या वाला है। उसके बाद अंकित मैं आपका रुख करूंगी, मुझे पता है आपके पास एक जानकारी है। मनोज, देखिए सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि ऊपर आखिरकार है कौन कौन। ऊपर मैं आपको बता दूं, जैद विलात्रा ऊपर है, इसके अलावा बासित परिहार ऊपर है, शोभिक चक्रवर्ती ऊपर मौजूद है और उसके अलावा जो है आपका सैमुअल मिरांडा ऊपर मौजूद है। ये 4 लोग अभी ऊपर मौजूद हैं और अब रिया चक्रवर्ती भी ऊपर मौजूद है। रिया चक्रवर्ती उस रजिस्टर में साइन कर चुकी है जिसमें टाइम लिखना होता है, यानी कि वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है उसका इन्वेस्टिगेशन का। उन्होंने अपना टाइम नोट किया है कि वो इतने बजे यहाँ पर पहुंची है, उस रजिस्टर पर रिया चक्रवर्ती साइन कर चुकी है। एक कमरे में रिया चक्रवर्ती को इस वक्त बैठाया गया है और उस कमरे के अंदर 2 महिला जो एनसीबी के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके बाद अभी यहाँ पर जो समीर वानखेड़े
वानखेड़े हैं वो कोर्ट गए हुए हैं, वो पहुंचेंगे, और केपीएस मल्होत्रा जो दिल्ली से यहां पर आए हुए हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं एनसीबी के, वो यहां पर पहुंचेंगे। और जो सवालों की एक लिस्ट तैयार की गई है, हालांकि लिस्ट जो है वो काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन एबीपी न्यूज के पास वो 20 महत्वपूर्ण सवाल हैं जो रिया से पूछे जाएंगे। उन सवालों की बौछार रिया से की जाएगी। इस मामले में सामने आया है, लगातार देखा गया है कि रिया ड्रग्स को लेकर लगातार झूठ बोलती रही है, लेकिन चैट सामने आने के बाद रिया की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि रिया की जो चैट है वो शोविक के साथ सामने आई थी और उसमें बाकायदा ड्रग्स की बातें की जा रही थी। उसके बाद जब शोविक से पूछताछ हुई तो उसने ये खुलासा किया कि रिया उससे ड्रग्स मंगवाती थी। जी मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया सारी चीज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ दर्शकों को बता देने के लिए। आपको ये जानकारी कहीं और नहीं मिलेगी, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से मनोज ने बता दिया कि ये जो तस्वीर आपको रिया की दिख रही है, ये कुछ मिनटों पहले की दिख रही है। अब रिया पहुंच चुकी है ऊपर तीसरी मंजिल पर एनसीबी के, और वहां वो अकेली मौजूद नहीं है। हालांकि एक कमरे में उनको अभी बैठाया गया है, लेकिन इस वक्त वहां तीसरी मंजिल पर जैद मौजूद है, ड्रग पेडलर, बासित मौजूद है, ड्रग्स से ताल्लुक रखने वाला, शोविक मौजूद है, जिन्होंने सारी कड़ियां जोड़ी। शोविक रिया चक्रवर्ती का भाई, जिसने ये बताया कि हाँ रिया जो है मुझसे ड्रग्स मंगाया करती थी। शोविक ही है जिसने बताया कि रिया पैसे किसी और के अकाउंट से नहीं, सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से लेती थी। ये शोविक ही है जिसने बताया कि हम तीनों मिलकर बैठकर ड्रग्स लिया करते थे, और उसमें सुशांत सिंह राजपूत का भी नाम है, बहन रिया चक्रवर्ती का भी शोविक ने नाम लिया और खुद का भी जिक्र किया। सैमुअल मिरांडा जो ड्रग्स लाया करता था, याद कीजिए एबीपी न्यूज ने आपको बताया था, सैमुअल मिरांडा है जिसने लिखा था एक मैसेज में कि अब स्टफ जो है खत्म होने वाला है, और रिया चक्रवर्ती से कहा था कि जानकारी देना जरूरी है। ये स्टफ का मतलब ये था कि वो बड है या वीड है या हैश है या एमडीएमए है, इन सारी चीजों को ये स्टफ कहा करते थे। तो स्टफ अब खत्म होने वाला है, रिया चक्रवर्ती को इस बारे में सूचित किया जाता है, और इसीलिए सैमुअल भी इस वक्त ऊपर वहां मौजूद है एनसीबी के ऑफिस में, 3rd फ्लोर पर, जहां क्रॉस एग्जामिनेशन में सैमुअल को बिठाया जा सकता है। रिया खुद वहां पर इंतजार, ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने, गिरफ्तार हो चुका है सैमुअल मिरांडा, अब एनसीबी के 3rd फ्लोर पर इंतजार कर रहा है। शोविक चक्रवर्ती वहीं पर है, अरेस्टेड है, वो इंतजार कर रहा है। दीपेश सावंत इस वक्त इसे कोर्ट ले जाया गया है, समीर वानखेड़े उनके साथ मौजूद है, रिमांड लेना चाहते हैं। रिया चक्रवर्ती अभी गिरफ्तार नहीं हुई है, लेकिन ईडी के दफ्तर में, माफ कीजिएगा, एनसीबी के दफ्तर में इस वक्त इंतजार कर रही हैं, और इनको भी आज उन सारे सवालों को झेलना पड़ेगा, उन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो सैमुअल से पूछे गए, शोविक से पूछे गए, सैमुअल से पूछे गए, और ये वो सारे चेहरे हैं जो सीधे तौर पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत में आरोपी हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर वो जो पूरा दायरा बढ़ता चला जा रहा है, उसका शिकंजा अब आखिरकार रिया चक्रवर्ती पर, लेकिन वाया एनसीबी। हमारे सहयोगी अंकित हमसे कुछ जानकारी शेयर करना चाह रहे हैं। अंकित, आप क्या बताएंगे? रूबिका, जो मनोज ने जानकारी दी थी उसी में मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि एनसीबी की तरफ से ये जो कहा गया है कि अभी हम पहले पूछताछ करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद में तय करेंगे, वो इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर एनसीबी ये कहती कि नहीं इनके खिलाफ हमको सबूत मिल गए, हम गिरफ्तार कर रहे हैं, तो वो एक जो है कानूनी ग्राउंड बना सकते थे रिया के वकील। कैसे? वो ये कहते हैं कि देखिए एनसीबी तो एक प्री माइंडसेट के साथ में बिना पूछताछ किए इसको सीधे ऐसे गिरफ्तार कर लिया कि यही आरोपी है, इसके खिलाफ सबूत है, लेकिन बिना पूछताछ किए, यानी कि एक जो है प्री माइंडसेट के साथ में ये कार्रवाई की गई है और उसको चैलेंज किया जा सकता था कोर्ट में। लिहाजा एनसीबी का ये कहना, एक कानूनी पहलू उसका ये भी है कि फिलहाल पूछताछ की जाएगी, नियमों के तहत पूछताछ होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद में जैसा अगर सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर आगे की कार्रवाई होगी। पहली चीज। दूसरी चीज जो मनोज ने जानकारी दी है उसी में मैं थोड़ी सी और जोड़ना चाहूंगा। जैसी अभी मुझे जानकारी मिली है कि पहले अभी क्रॉस एग्जामिनेशन तक बात नहीं पहुंचेगी, आमने सामने बैठाने पर बात नहीं पहुंचेगी, वो एक दूसरी स्टेज होगी। उससे पहले जो हम लगातार अपने दर्शकों को सवाल दिखा रहे हैं ना, पहले वो पूछे जाएंगे, एक एक करके वो सवाल पूछे जाएंगे, उनका जवाब लिया जाएगा। उसके बाद में उनके जवाब के आधार पर जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जाएंगे, उनका जवाब लिया जाएगा, और जो जवाब रिया देंगी वो नोट कर लिया जाएगा। उसके बाद में वो कड़ी आएगी जब उनको जो है अपने भाई जो शोविक के सामने बैठाया जाएगा, सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाया जाएगा और कहा जाएगा देखिए आपने ये बताया था, इन्होंने ये बताया है, अब इस पर आपका क्या कहना है। तो वहां पर जब दोनों चीजों का अंकित, जैसे 12 बजे का हमने शो शुरू किया,
मैंने आपसे 3 सवाल पूछे, 3 सवाल के जवाब, वहां अजय से पूछे, अजय ने जवाब दे दिया, मनोज से पूछे, मनोज ने जवाब दे दिया। यानी आधे घंटे के इस बुलेटिन में हमने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत सारे सवालों के जवाब आ गए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 20 सवाल वहां रिया से पूछे जाएंगे और वो आधे घंटे में खत्म हो जाएंगे। ये प्रोसीजर तो नहीं है, आई एम श्योर। इसमें लंबा चौड़ा वक्त लगेगा। फिर उन सवालों के बाद आप कह रहे हैं सप्लीमेंट्री सवाल, फिर और ज्यादा टाइम। बिल्कुल नहीं रूबिका, निश्चित तौर पर रूबिका, क्योंकि यहां पर जो है रिया के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा होगा। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि अगर सुशांत और शौविक का अच्छा रिश्ता था तो आपने पैसा क्यों दिया। रिया एक जवाब देंगी कि सुशांत ने मेरे से कहा था। तो ये होगा कि अच्छा, तो सुशांत ने अगर आपसे कहा था तो फिर क्या आप जो है लगातार उसका जो ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहे थे? क्या जिन लोगों का नाम आ रहा है उनके बारे में सुशांत को पता था? इस तरीके के उनके एक जवाब के आधार पर 2-3 नए सवाल खड़े होंगे। इसी वजह से भले ही अभी हम 20 सवालों की लिस्ट दिखा रहे हैं, मनोज खुद कह रहे हैं कि ये कुछ सवाल हैं जो कि महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसके अलावा भी सवाल होंगे। और जो सवाल जो टोटल सवाल होंगे, उसके अलावा यकीन मानिए कम से कम उसके जो दोगुने सवाल पूछे जाएंगे जो अभी लिस्ट तैयार हुई है, क्योंकि रिया के जवाब के आधार पर वो सवाल तैयार किए जाएंगे। बहुत सारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि एबीपी न्यूज को वो सवाल दिखाने चाहिए जो आज रिया चक्रवर्ती से पूछे जा सकते हैं, जिनका जिक्र आप और अंकित लगातार कर रहे हैं। तो एक बार मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि वो 20 सवाल कौन से हैं। रिया चक्रवर्ती से पहला सवाल यही हो सकता है कि ड्रग्स को लेकर व्हाट्सएप पर किससे आपकी बात हुई थी। फिर उसके बाद पूछेंगे खुद ड्रग्स लेती हैं, कौन से ड्रग्स लेती हैं आप। लेकिन फिर कह रही हूं इस बीच बहुत सारे सप्लीमेंट्री सवाल होंगे, किसके लिए और किसके जरिए आप ड्रग्स मंगवाती थी। ये तीसरा सवाल, पैसों का भुगतान कैसे होता था, कैसे किया जाता था, क्योंकि शौविक ने किसकी तरफ इशारा किया है, रिया इस्तेमाल करती थी सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट्स का। 15 मार्च को शौविक से किसके लिए बड की डिमांड की गई थी, ये रिया से पूछा जाएगा। चैट में किसका जिक्र है जो दिन में 4 सिगरेट पीता है, कौन है वो जिसके बारे में आप कह रही हैं कि 4 सिगरेट्स। जीवन में पहली बार कब और किस ड्रग का आपने सेवन किया था, ये वो सवाल मोटा मोटी। और इस बीच बहुत से दूसरे सप्लीमेंट्री सवाल, आपका भाई आपके कहने पर ड्रग्स लाता था क्या, क्योंकि शौविक ने यह आरोप लगाया है। आपको कब पता चला कि सुशांत ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि रिया क्या कह रही थी कि सुशांत लेते थे, मैंने कभी किसी तरह की कोई ड्रग्स नहीं ली। सुशांत ड्रग्स लेते थे तो आपने सुशांत को रोका क्यों नहीं। ये वो सारे सवाल है जो रिया चक्रवर्ती से एनसीबी के 2 अधिकारी केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े पूछने वाले हैं। क्यों शौविक के जरिए सुशांत के लिए आप ड्रग्स मंगवाती थी, क्या सुशांत खुद भी किसी से ड्रग्स मंगवाया करते थे, और अगर हां तो वो लोग कौन थे। सुशांत ड्रग्स लेते थे तो कौन सप्लाई करता था उनको ड्रग्स। और फिर आप देखिए पूरा का पूरा वेब सामने होगा, आज तक कौन सी ड्रग्स और किसके जरिए आपने वो ड्रग्स खरीदी है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों की तरफ से ये सवाल दागे जाएंगे, आप भी शौविक की तरह ड्रग्स से पैसे कमा रही थी क्या, ड्रग्स खरीदने के लिए किसके पैसे का इस्तेमाल किया आपने अब तक। रिया चक्रवर्ती के लिए आज का दिन बहुत भारी, आज इन सवालों का जवाब देना होगा। बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स की सप्लाई कौन करता है, आप किस पार्टी का हिस्सा थी, शौविक के जरिए कौन सी ड्रग्स कितनी बार आपने मंगवाई थी, ये रिया चक्रवर्ती को जवाब देना होगा। क्या सैमुअल मिरांडा सीधे कभी ड्रग्स आपने उससे मंगवाया है। रोशन बिंदर सुशांत की दोस्त हमारे साथ जुड़ गई है। रोशन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही कि क्या आज आपको लगता है कि वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये तो एक दूसरे से मिलते हुए नुक्ते हैं ना, कि ड्रग्स मंगवाती थी रिया मंगवाती थी पैसों का इस्तेमाल करके सुशांत सिंह राजपूत के, भाई उसमें इन्वॉल्व था, भाई पैसे कमाता था ड्रग्स को इधर उधर पहुंचाकर। जी देखिए, ये बात तो बहुत, ये जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, which we are so happy about it, धीरे धीरे कड़ियां जुड़ रही है और धीरे धीरे ये सारी बातें, उनकी ही अपनी कही हुई बातें झूठी साबित हो रही है। उनका ये कहना रिया का इंटरव्यू में कि मैंने तो कभी ड्रग लिया ही नहीं, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो सुशांत करते थे, जो कि जितना बड़ा झूठ था। और आज वो चीज के उसके अपने घर में उसका अपना भाई लेता है। हाउ स्लोली शी सेड कि मेरा भाई बहुत करीब था सुशांत के, तो इसने ड्रग्स के जरिए अपने भाई को यकीनन सुशांत के करीब लाया होगा।
और किस तरह से, ऐसा नहीं है कि उसका भाई सुशांत के करीब नहीं था, बिल्कुल था, उसने खुद इस बात का इकरार किया है अपने इंटरव्यू में। तो यकीनन ये दोनों भाई बहन मिलकर सुशांत को ड्रग्स दिया करते थे, और सिर्फ सुशांत को ही नहीं, ये इंडस्ट्री के जितने लोग जो अभी रिया के सपोर्ट में आ रहे हैं, ये यकीनन इसी वजह से सपोर्ट में आ रहे होंगे ताकि उनकी पोल खुल नहीं जाए। जिस तरह से अभी शौविक का नाम आया है और फिर शौविक के जरिए रिया का नाम आया है, उसी तरह रिया के जरिए और कई लोगों का नाम आएगा। तो वो खुद को बचाने के लिए रिया की क्लीन इमेज दिखा रहे हैं, रिया को एक भोली भाली मिडिल क्लास लड़की दिखा रहे हैं। ये भोली भाली मिडिल क्लास लड़की ड्रग्स खरीदती है, ये मोड़ी वाली मिडिल क्लास लड़की ड्रग्स में डील करती है। ड्रग्स कोई बहुत सस्ती चीज नहीं है, तो इस मिडिल क्लास फैमिली के पास ये ड्रग्स के पैसे कहां से आते हैं? तो ये बात भी बहुत क्लियर हो जाती है कि रिया सुशांत के पैसों का इस्तेमाल कर रही थी और इन सब गलत चीजों के लिए कर रही थी। सुशांत के परिवार का ये कहना कि उसे धीरे धीरे जहर दिया जा रहा था, यही है वो जहर। जहर डज नॉट मीन कोई टिपिकल पॉइजन, ये ड्रग्स, यही है वो जहर। वो लोग इंडस्ट्री के जो ये कह रहे हैं ना कि ड्रग्स बुरी चीज नहीं है, गांजा बुरी चीज नहीं है, ये वो बुरा नहीं है, अमेरिका में सब लोग लेते हैं, तो अमेरिका में लेते हैं, इसका मतलब हमारे जो हिंदुस्तान के यूथ है जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, तो ये लोग उन्हें गलत तरह से इंस्पायर कर रहे हैं। नार्कोटिक्स ब्यूरो शुड डेफिनेटली यकीनन इन लोगों से भी सवाल करना चाहिए जो नेशनल टेलीविजन पे आके इस तरह की बातें कह रहे और हमारी पीढ़ी पर रोशन, मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस बात का एहसास है कि 3 अलग अलग एजेंसियां इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के केस को डील कर रही हैं, और सुशांत सिंह राजपूत पर से नहीं, जैसे ईडी जो है वो पैसे के लेन देन को या उसमें कोई अनियमितता आई है तो उसे डील कर रही है, वो अलग मामला है क्योंकि उसमें 15 करोड़ का जिक्र सुशांत के पिता ने किया था। हियर मी आउट, एक सेकंड रोशन, मैं ये कह रही हूँ कि आज जो एनसीबी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं वो ड्रग्स के सिलसिले में कर रहे हैं। आपको लगता है कि इन सारी चीजों से हम उस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे सामने इस लड़की ने अपना जो एक कैरेक्टर, एक जो अपनी इमेज बनाई इंटरव्यूज के जरिए और इसके सो कॉल्ड, एक सेकंड रोशन, मैं आपको रोक रही हूँ। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त वहां एनसीबी के ऑफिस में मौजूद हैं और वहां कुछ हलचल होने लगी है क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं समीर वानखेड़े कोर्ट से वापस पहुंचेंगे और उसके बाद रिया से पूछताछ शुरू होगी। आप जानकारी मैं मनोज आपसे चाहती हूँ, कोर्ट से क्या खबर आ रही है? क्योंकि देखिए लगभग कुछ 30 मिनट तो हो ही चुके हैं, रिया चक्रवर्ती को ऊपर पहुंचे, क्या पूछताछ शुरू हुई है कि नहीं हुई है? जी देखिए, अभी पूछताछ शुरू नहीं हुई है। उसकी वजह यही है कि समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा अभी यहां पर नहीं पहुंचे हैं, और क्योंकि आज संडे है और आज संडे होने की वजह से सिर्फ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। हो सकता है इस वजह से देरी हो रही है समीर वानखेड़े को और इसी वजह से वो यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके आने के बाद ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई है। रिया चक्रवर्ती 3rd फ्लोर पर एक कमरे के अंदर बैठी हुई है और उस कमरे के अंदर मुझे एक बात बताइए, जब रिया चक्रवर्ती को पूछताछ करवाने के लिए बुलाया गया था, 34 मिनट हो गए हैं, तो समीर वानखेड़े क्यों गए हैं दीपेश के साथ? क्योंकि उन्हीं को असाइन किया गया है ना कि रिया से पूछताछ करनी है। क्या कोई और अधिकारी नहीं जा सकता था? ये सिर्फ एक सवाल है जो जहन में उठा है, मुझे लगता है इसका जवाब मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए समीर वानखेड़े इस वजह से गए हैं और कोई पहली बार नहीं गए हैं, वो आज ही नहीं गए हैं। जितने भी आरोपियों की पेशी हुई है उस हर पेशी में समीर वानखेड़े जो है वो पहुंचे हैं वहां पर, क्योंकि जो रिमांड के ग्राउंड्स हैं वो जब पूछे जाते हैं तो समीर वानखेड़े खुद कई बार उन का जवाब जो है जज को देते हैं और इस वजह से समीर वानखेड़े चाहते हैं कि रिमांड जरूर मिल जाए, क्योंकि जो पुलिस के पास साक्ष्य मौजूद हैं, जो सबूत मौजूद है, उसी के आधार पर रिमांड ली जाती है और कोर्ट जो है उसी के आधार पर रिमांड देता भी है। और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा केस है, पूरे देश की नजरें इस पूरे केस पर है, तो कोई भी चुप जो है एनसीबी नहीं करना चाहती है। इसी वजह से समीर वानखेड़े, क्योंकि एक सीनियर अधिकारी हैं, वो खुद कोर्ट में पहुंचे हैं। जी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि संडे का दिन है और इसीलिए थोड़ा और वक्त लग सकता है और उसके बाद ही पूछताछ वहां शुरू होगी। अंकित, 2 ही अधिकारी है, केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े, जिनको यह असाइन किया गया है कि आप रिया चक्रवर्ती से बातचीत या सवाल और पूछताछ जो है शुरू करेंगे। केपीएस मल्होत्रा अभी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं वहां पर?
जी, ये जानकारी मनोज बेहतर दे पाएंगे क्योंकि मैं जो है रिया के साथ साथ आया था। अगर उससे पहले पहुंचे हो तो फिर मैं सवाल ये पूछ लेती हूँ, फिर अंकित आप अपनी बात रखिएगा। बस एक सेकंड। मनोज, केपीएस मल्होत्रा पहुंचे कि नहीं? जी, अभी तक केपीएस मल्होत्रा नहीं पहुंचे हैं और हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो या शायद क्योंकि एनसीबी का एक ऑफिस यहां पर भी है और एक मीटिंग जो पॉइंट है वो कहीं और पर है, वहां पर उनकी मीटिंग्स होती हैं इस पूरे केस को लेकर के। मीडिया होने की वजह से यहां पर वो जब नीचे उतरते हैं तो उनको लोग घेर लेते हैं, इसीलिए वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आना चाहते हैं और वो तैयारी उनकी की जा रही है और हो सकता है कि दोनों अधिकारी एक साथ यहाँ पर पहुंचे और उनके आने के बाद ही पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो पाएगा और इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि आखिरकार दोनों अधिकारी कब यहां पर पहुंचेंगे और कब जो रिया है उससे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। ओके, अंकित आप बताइए। जी, आपने जो मनोज से सवाल पूछा था ना कि आखिर जो समीर वानखेड़े यहाँ पर क्यों नहीं है और क्यों वो दीपेश के साथ गए हैं, उस सवाल का जवाब आपने जो कुछ देर पहले एक सवाल पूछा था कि व्हाट इफ, मतलब अगर जो है दीपेश की कस्टडी नहीं मिलती है तो क्या। तो इससे पता चलता है कि एनसीबी कितनी जो है ज्यादा कोशिश कर रही है कि दीपेश की कस्टडी उनको मिले, यानी कि एनसीबी की हिरासत में भेजा जाए। और इस वजह से अक्सर जब भी जो कोर्ट की कार्रवाई होती है, कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा जाता है कि ठीक है, अगर ड्रग का मामला है, इसके पास में आप ये खुद कह रहे हैं कि इसके पास में लिमिटेड जानकारी है, तो ठीक है, इसको जमानत दे देते हैं, इसको कस्टडी में लेने की क्या जरूरत है, इसको न्यायिक हिरासत में भेज देते हैं। तो वहां पर जांच अधिकारी का रोल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो कोर्ट को कन्विंस करते हैं नहीं, इस वजह से इसकी कस्टडी लेने की जरूरत है। और समीर वानखेड़े का वहां जाना यह दिखाता है कि एनसीबी हर हालत में ये सुनिश्चित करना चाहती है कि दीपेश सावंत की कस्टडी उसको मिले, जिससे कि जब रिया से जो है आमने सामने बैठाकर पूछताछ करने की बात हो तो ऐसा ना हो कि शौविक और उसके अलावा मुझे ये बताइए कि दीपेश सावंत क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है इस केस में, अंकित? वो इस वजह से क्योंकि अब तक जैसी जानकारी निकल के सामने आई है एनसीबी के सूत्रों के हवाले से कि वो अगर शौविक हो या सैमुअल मिरांडा हो, वो लोग खुद ड्रग्स वाले से ड्रग लेने नहीं जाते थे। अगर कोई उनसे ड्रग लेने जाता था तो वो है दीपेश सावंत। तो ऐसे में सैमुअल ने, अगर मान लीजिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, एक चैट है रिया और सैमुअल के बीच में कि ठीक है आप ड्रग भिजवा दीजिए, तो ड्रग अगर आ गया तो ऐसा नहीं है कि रिया खुद लेने जाएगी या शौविक जाएगा, वो किसके थ्रू नीचे से ऊपर आएगा घर तक, वो आएगा दीपेश के थ्रू। और इस वजह से दीपेश का रोल इतना महत्वपूर्ण हो जाता है और ये शुरुआती जानकारी है। हालांकि कहा है शुरुआत में यह भी कहा गया कि अगर दीपेश जांच में सहयोग करेगा तो उसको अप्रूवर भी बनाया जा सकता है, वो भी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई थी, आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन सूत्रों के हवाले से ये सुनने में आया था या ये पता चला था कि दीपेश को अप्रूवर बनाया जा सकता है। लेकिन बाद में एनसीबी ने उसको अरेस्ट किया। क्यों? क्योंकि दीपेश भी जिस तरीके से सहयोग की अपेक्षा कर रही थी एनसीबी, उसने नहीं किया। और आज जब उसको रिमांड पे लेने के लिए या उसको जब कोर्ट में पेश किया जा रहा है, समीर वानखेड़े वहां गए हैं, उनका मकसद यही है कि अब दीपेश की एनसीबी को हिरासत मिले, यानी कि पुलिस कस्टडी या एनसीबी कस्टडी मिले, जिससे कि जब पूछताछ आगे बढ़ाई जाए, जब रिया से पूछताछ की जाए यहां पर, तो उस दौरान दीपेश को भी सामने बैठाला जा सके और पूछा जा सके कि आपको अगर ड्रग नीचे लेने के लिए भेजती थी तो क्या रिया भेजती थी, रिया जो है आपसे क्या क्या बातें करती थी, तो वो आमने सामने बैठाल करके। और दीपेश का रोल इस मामले में इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दीपेश वो जो शख्स है जो लगातार घर में रहता था। अगर हम बात करते हैं सैमुअल मिरांडा की, तो सैमुअल मिरांडा हाउस मैनेजर था, वो अक्सर जो कभी कभार यहाँ पर रहता था और नहीं रहता था। शौविक वो अपने घर में रहता था लेकिन वो लगातार उसका आना जाना था, लेकिन दीपेश वहां पर काम करता था सुशांत के घर में, लिहाजा दीपेश लगातार वहां था, तो उसके पास कई अहम जानकारियां हो सकती हैं और इस वजह से इस पूरे मामले में दीपेश का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। जी रूबिका, मैं दर्शकों को बता देना चाहती हूं कि रिया से पूछताछ अभी होनी है। रिया चक्रवर्ती इस वक्त तीसरे फ्लोर पर एनसीबी दफ्तर के इंतजार कर रही हैं। रिया चक्रवर्ती के साथ वहां 4 और किरदार मौजूद हैं, लेकिन अब तक रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू नहीं हुई है क्योंकि दोनों अधिकारी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वहां पर नहीं पहुंचे जिनको पूछताछ के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया है। वो 2 अधिकारी है केपीएस मल्होत्रा जो दिल्ली से पहुंचे हैं और दूसरे अधिकारी है समीर वानखेड़े जो इस वक्त वहां पर नहीं है, वो कोर्ट में मौजूद है। वो चाहते हैं कि दीपेश सावंत की जो रिमांड है वो एनसीबी को मिल जाए। 40 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, रिया चक्रवर्ती इंतजार कर रही है। आज उनको कड़े सवाल एनसीबी के अधिकारी पूछेंगे, लेकिन हो सकता है कि इस वक्त दोनों अधिकारी नहीं पहुंचे हैं
फिर मैं बता दूं, अगर आपको कहीं किसी चैनल पर यह जानकारी मिल रही है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ शुरू हो चुकी है तो वो गलत है। पूछताछ अभी रिया चक्रवर्ती से शुरू नहीं हुई है। हो सकता है कि कुछ फॉर्मेलिटीज इस वक्त रिया चक्रवर्ती से करवाई जा रही हो, रजिस्टर में सिग्नेचर्स उनके लिए जा रहे हो, उनको इंतजार करवाया जा रहा हो, लेकिन अभी दोनों अधिकारी केपीएस मल्होत्रा और समीर वानखेड़े एनसीबी के बिल्डिंग में मौजूद नहीं है। मनोज मेरे सहयोगी और डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे। मनोज, पहले आप ये बता दीजिए कि दोनों अधिकारी इस वक्त वहां पर मौजूद है कि नहीं, और उसके बाद किला कोट जहां पर समीर वानखेड़े पहुंचे हैं दीपेश सावंत को लेकर, वहां मेरे सहयोगी मृत्युंजय मौजूद है। वो एकदम क्लैरिटी के साथ आपको बता देंगे कि उनमें से एक अधिकारी केपीएस और समीर में से एक अधिकारी तो वहां पर मौजूद है। मृत्युंजय, सुन सकते हैं मुझे? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मैं इस वक्त किला कोर्ट पर हूँ, स्प्लेंडेड कोर्ट, और आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखा दूं। दीपेश सावंत को लेकर यहाँ पे टीम थोड़ी देर में निकलेगी, क्योंकि लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है और थोड़ी देर में जानकारी आ जाएगी कि क्या एनसीबी रिमांड दीपेश सावंत की मिली है या नहीं और कब तक की मिली है। लेकिन आप देखिए, वो आप सफेद गाड़ी जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं वही केपीएस मल्होत्रा की गाड़ी है, और जो जिस अधिकारी का आप जिक्र कर रही है वो इस वक्त यहाँ किला कोर्ट में मौजूद है। वो जो सफेद रंग की गाड़ी आपको तस्वीरों में दिख रही है इस वक्त, ये उन्हीं की कार है जो कि किला कोर्ट के प्रीमाइसेस में लगाई गई है, जहां से दीपेश सावंत निकलकर आएगा। उसी के थोड़ा सा आगे एक इको कार आपको नजर आएगी जिसमें आरोपी दीपेश सावंत को लाया गया था, और इसी कार में उसे वापस निकाला जाएगा। जो हमें जानकारी मिल रही है, आज आपको बता दें एक बड़ा अपडेट कि आज कोर्ट में मीडिया कर्मियों को अलाउ नहीं किया गया है। ऐसे पर जो मीडिया कर्मी है वो कोर्ट के अंदर नहीं है, सिर्फ जो सीमित लोग हैं वही लोग कोर्ट के अंदर दाखिल